गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर, जो आपकी सपनों में होगा ना उसे आज हम साकार करेंगे, क्योंकि हम सबका बस एक ही मकसद है कि अब की बार किसी भी हालात में घर जाएंगे तो अपने नाम के आगे टॉपर लगा करके जाएंगे, क्योंकि हम सबका बस एक ही मिशन है मेरे दोस्त, अब की बार 95% प्लस करना। ठीक है, इसीलिए तो मेरे दोस्त जितना आप मेहनत करते हो ना उससे कुछ और ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफलता को अपनी सपना को अपनी साकार कर सकते हो सर। ठीक है, सबसे अगर सीधी बातों में अगर मैं बातें करूंगा ना तो आप सबकी जो सपनों वाली क्लास है, आप सबकी जो खूबसूरत क्लास है जिस पर आप सबने सबसे ज्यादा भरोसा किया है, क्योंकि मेरे दोस्त हमने पिछले साल जो करके दिखाया है उसका परिणाम इस बार मिल रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले बार साइंस में ना टॉप 110 सब्जेक्टिव करवाए थे, साइंस में मात्र 110 सब्जेक्टिव करवाए थे पिछली बार, और 90 से 95% क्वेश्चन जो था वो उसी से फंसा था। और अब की बार मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त कि साइंस में 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं और उसी से पूरा का पूरा लड़ना चाहिए। और वही नहीं, अब की बार ये सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव जो करवा रहे हैं ना उसका आज हमारा कैमा क्लास है, 8वां क्लास है, और हम सबका बस एक ही मिशन है कि अब की बार इतना से बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना तो आप दंग रह जाओगे सर। मैं आपके लिए पता है कई रातें जगता हूं, और कई रातें जगने के बाद तब जाकर के मैं आपके लिए एक सही कंटेंट बना पाता हूं। आप देख सकते हो सर, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस और सोशल साइंस का है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स है। ठीक है, मैंने सबसे पहले अपने हाथों से क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर आंसर को लिखते हैं, तब हम टाइपिस्ट को देते हैं, तब हमारा टाइपिंग होता है। क्योंकि मेरे दोस्त हम बुक वाला अगर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लाएंगे ना, परिभाषा बुक वाला परिभाषा लाएंगे ना, तो आपका जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन आपसे परिभाषा नहीं रटाएगा, आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं रटाएगा। और जब वही क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में रहेगा तो आप उसको तुरंते का फोड़ दोगे सर। फोड़ोगे या नहीं फोड़ोगे? फोड़ोगे ना सर। तो चलते हैं आज की क्लास को आगाज कर देते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो हम साइंस में सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव जो करवा रहे हैं, जहां पे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा सर, जिसका आज हमारा कैमा क्लास है, 8वां क्लास है। ठीक है, और हम सबका बस एक ही मिशन है, हमारा और आपका, हम सबका बस एक ही मिशन है कि अब की बार किसी भी हालात में 95% आनी चाहिए। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 95% प्लस यानी 475 प्लस। एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसके बाद इस क्लास को करने का मजा ही कुछ और रहेगा, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। ठीक है सर। और एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि अगर इसका आप पिछले 7 क्लास देखना चाहते हो, उसका पिछला 7 क्लास, तो उसका पिछला 7 क्लास का ना लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, क्योंकि एसएसटी का जो लिंक होगा ना प्लेलिस्ट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा। मैथ हो, साइंस हो, टॉपर सीरीज हो साइंस में, वो सारे क्लासेस कर देना धुआं धुआं, ऑटोमेटिक रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। ठीक है, चलिए सर हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, माफ कर देना। ठीक है, आइएगा आज की क्लास का पहला सवाल। ठीक है, आज की क्लास का पहला सवाल, ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का नाम। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। अब एक बात और समझना सर। ठीक है, मैंने पिछले 70 क्वेश्चन को फोड़ चुका हूं, 70 नहीं मेरे दोस्त, हम लग रहा है पिछले 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन को फोड़ेंगे। ठीक है, हम देख लेंगे लिस्ट। ठीक है, मतलब टोटल 140 करवाएंगे हम। ठीक है सर, आइएगा आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, कहता है ना कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। कहता है क्या मेरे दोस्त, हमें बोला है ना कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों, मतलब बिहार की कौन सी भाग है जहां खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए हमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ता है। जहां पे सर वही बिहार है जहां पे कई डिस्ट्रिक्टों में, कई जिलों में बाढ़ की समस्या होती है, तो यही बिहार में कई जिलों में सुखाड़ की समस्या होती है। यही बिहार है जहां पे कई जिलों में मतलब फसल गल जाते हैं, तो यही बिहार है जहां कई जिलों में फसल मर जाते हैं सुखाड़ की वजह से। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको बोला है ना कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों।
बिहार का कौन सा भाग है जहां पे सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है? अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो क्यों है? ठीक है, आते हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में से। ठीक है, कहता है क्या कि बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। अब बोलेगा सर कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? तो बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है, दक्षिण भाग के प्रमुख जिले होते हैं रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा और पटना। ठीक है सर, और क्या? पटना। और इसके साथ बहुत सारे जिले हैं, यानी इत्यादि कर देना। ठीक है, कहता है क्या, हमने क्या कहा कि बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले में रोहतास है, गया है, जहानाबाद है, नवादा है, नालंदा है। ठीक है, और पटना। कहता है इत्यादि में सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यहां वार्षिक औसत वर्षा उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम है। मतलब कहने का सेंस है सर कि जो उत्तरी बिहार में कौन कौन आता है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल हो गया, दरभंगा हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, मधुबनी हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया। मतलब गंगा के वो पार में जितने भी जिले हैं वो हमारा होता है उत्तरी बिहार में। ठीक है, और वहां उत्तरी बिहार में क्या होता है ना कि नेपाल का पानी जब छूटता है ना तो उत्तरी बिहार पूरा का पूरा मतलब जो होता है ना बाढ़ की समस्या से ग्रासित हो जाता है। ठीक है, हाँ, और क्योंकि उधर है कोसी नदी है और गंगा के ये पार चले जाओगे ना तो नदी बहुत कम तुमको दिखेगा, और गंगा के वो पार चले जाओगे तो कोसी नदी हो गया जो सबसे मतलब कहता है बेहतरीन है ना। ठीक है, आप समझिए गए होंगे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा ना सर, मेरा क्वेश्चन क्या कहा और हमने क्या कहा? हमारा क्वेश्चन कहा है ना कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। हमें बोला है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता और क्यों। तो कहता है क्या कि बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? तो दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। फिर कहता है कि दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले में होता है रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, इसके बाद पटना, फिर इत्यादि कर देना। ठीक है, अब जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि रोहतास से कितने लोग हैं और गया से कितने लोग और जहानाबाद से कितने लोग हैं, और नवादा से तो मैं खुद हूँ। ठीक है, हालांकि पटना भी बोल सकता हूँ कि रात भले नवादा घर है लेकिन रहते हैं तो पटने में न रहे अभी। ठीक है सर, हाँ, हमने क्या कहा सर कि मतलब यहाँ से कौन कौन लोग, फिर कहता है इत्यादि में सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा औसत, मतलब वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष की जो वर्षा होती है ना, जो पानी पड़ता है ना, वो वार्षिक औसत वर्षा उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम होती है। मतलब उत्तरी बिहार में जो वर्षा होता है ना उसकी अपेक्षा कम होता है इधर वर्षा। ठीक है, कम होती है। ठीक है, कम है। साथ ही इन जिलों का हमेशा सुखाड़ की सामना करना पड़ता है। मतलब ये सभी जिलों को हमेशा सुखाड़ की सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ सिंचाई के माध्यम से कृषि करने का विकल्प रहता है। मतलब कहने का सेंस है कि आप गंगा के वो पार चले जाओगे, उत्तरी बिहार में चले जाओगे ना तो उधर मतलब सिंचाई करने मतलब खेती करने के लिए बोरिंग वोरिंग जो होता है ना वो बहुत कम दिखेगा। मतलब नदी की पानी, नहर की पानी ज़्यादा से उधर खेती हो जाता है। लेकिन गंगा के ये पार आओगे ना तो लोग खेती करने के लिए मतलब बोरिंग की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इधर पानी कम रहता है और पानी मतलब इधर हमेशा मिलता नहीं है, तो बोरिंग के माध्यम से लोग इधर किसान खेती करते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा मेरे साथ आना और सबको ही मेरे साथ बोलना। हमने क्या कहा? हमने कहा कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। कहता है कि बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले में रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना इत्यादि में सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ वार्षिक औसत वर्षा उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम है। साथ ही इन जिलों को हमेशा सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ की सिंचाई का माध्यम कृषि करने के लिए विकल्प है। मतलब यहाँ खेती करने के लिए क्या है? सिंचाई का विकल्प है। ठीक है, आइएगा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 72 की तरफ। सवाल नंबर 72 को देखोगे ना सर तो सच में आपके दिल में कुछ होगा। ठीक है, और क्या होगा वो हमरा ना पता है, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि क्या हो रहा है। कहता है क्या सर कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो किस संस्था के अंतर्गत होती है? तो CSO के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब कहोगे सर कि ये CSO क्या है। हमने क्या कहा कि हमारा भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, किसका गणना? तो हमारे भारत में
राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो वो हमारा CSO के माध्यम से होती है। अब कहोगे कि सर ये CSO क्या है? तो CSO का मतलब होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपसे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना किससे होती है, तो आपको कभी कभी लिखेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर कभी कभी आपको CSO कर देगा। ठीक है, तो जैसे पूछेगा वैसा ही फोड़ देंगे। ठीक है, आइएगा, हमने क्या कहा? हमने कहा ना मेरे दोस्त कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO के द्वारा होती है। यहाँ यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है या फिर होती है। ठीक है, प्रकाशित करती है। हमने क्या कहा? हमने जो कहा सर तो वो चमकनी चाहिए और ना ही चमकेगा तो दिक्कत होगा सर। ठीक है, हमने कहा ना कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो किस संस्था के अंतर्गत होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहने का मतलब CSO के द्वारा होती है। ठीक है, अब कहोगे कि सर CSO क्या है, ये कैसे संस्था है? तो यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ है तो बता देना सर। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 73 की तरफ तो आओ न जी। ठीक है, देखो सर ये 73 नंबर क्वेश्चन आपको जब भी पूछेगा तो ये आपको लघु उत्तरीय में पूछेगा। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट बाद जो है ना वो लगातार 3 से 4 क्वेश्चन आपको हम लिए दीर्घ उत्तरीय लेकर के आए हैं। ठीक है, बट आइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि भारत में उपजने वाली 2 खाद्य कौमा नगदी एवं रेस वाली फसलों का नाम लिखे। अब कहोगे कि सर खाद में कौन कौन फसल आता है? तो खाद में मान लो गेहूं हो गया, ठीक है, धान हो गया, ये सब खाद वाली फसल है। नगदी वाली फसल में कौन कौन आता है? तो नगदी वाली फसल में आपको आम हो गया, केला हो गया। कहोगे सर रेस वाली फसल कौन सा होता है? तो रेस वाली फसल हो गया कपास और जूट। ठीक है, हमने क्या कहा सर? हमारी क्वेश्चन क्या बोली है? तो कहता है भारत में उपजने वाली 2 खाद्य कौमा नगदी एवं रेस वाली फसलों का नाम लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है और सबसे पहले आपको यह लिखना है कि खाद्य फसल कौन कौन है, लेकिन हमको लिखना है 2 ही गो। ठीक है, 2 गो खाद्य फसल का उदाहरण देना है, 2 गो नगदी फसल का उदाहरण देना है और 2 गो रेस वाली फसल का उदाहरण देना है। ठीक है, तो खाद्य फसल में कौन कौन आता है? तो धान आता है और गेहूं आता है। ठीक है, नगदी फसल में कौन कौन आता है? तो आम आता है और केला आता है। ठीक है, और रेस वाली फसल में कौन कौन आता है? तो कपास आता है और जूट आता है। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने क्या कहा और सवाल ने क्या कहा? सवाल वही कहा जो हमने कहा और हम भी वही कहा जो सवाल ने कहा। तभी तो कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे वही रे बबुआ जो आपका एग्जाम पूछत हुई है, और आपका एग्जाम पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ावत हुई। ठीक है, आजकल भोजपुरियों बोल लेते हैं। आइएगा सर, हमने क्या कहा? हमने कहा ना कि भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, 2 ही गो खाद्य फसल का नाम बताना और 2 ही गो नगदी फसल का नाम बताना है और 2 ही गो रेस वाली फसलों का नाम बताना है। ठीक है, तो खाद्य फसल में आ जाएगा धान गेहूं, नगदी फसल में आ जाएगा आम केला और रेस वाली फसल में आ जाएगा कपास और जूट। यहां तक बताना कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से, अगर SK साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्योंकि इस परिवार का खूबसूरती तो आप सब हो, हम तो सिर्फ इस परिवार को चलाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तभी तो आप सब ने इसका नाम दिया रिजल्ट का मतलब SK साइंस क्लासेस। मुझे वक्त है सर आप सबकी और आगे तक पहुंचाने की सर। ठीक है, और हमेशा से मेरा कोशिश भी रहता है। ठीक है,
लेकिन मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, ठीक है। देखो, आप सबका डिमांड ये भी होगा, बहुत सारे बच्चा यहां से ही क्वेश्चन को लिखते होंगे, बहुत अच्छा है। जो लोग यहीं से सवाल को लिख लेते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, ठीक है। साथ ही अगर जो लोग यहां से नहीं लिख पाते, इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो कुछ नहीं करना है। मैं आपके लिए सर कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस, ये सब मैथ उथ के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं और कहीं भटकने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। हम आपके लिए देख सकते हैं कितने पेज का पीडीएफ नोट्स लेकर के आया है सर, ठीक है। इसमें आपको पूरा का पूरा क्लास 10th की पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ को छोड़ करके, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों, संस्कृत, ये पूरे का पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स हम दे रहे हैं। साथ ही वो चैप्टर वाइज तो दे ही रहे हैं, साथ ही आपको हम वीवीआई गेस क्वेश्चन भी दे रहे हैं। आप कहोगे सर वीवीआई गेस क्वेश्चन जैसे में क्या? जैसे में जो भी हम चला रहे हैं साइंस में टॉपर सीरीज 150 सब्जेक्टिव, उसका भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सोशल साइंस में जो हम चला रहे हैं 140 सब्जेक्टिव, उसका भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और जो तमाम क्लासेस हम ले रहे हैं या फिर जो तमाम क्लासेस लेंगे, वो सभी का सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। आप कहोगे सर कि ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करेंगे? तो सिंपल फंडा, सिंपल रूल, अपने पॉकेट से एक छोटा सा रकम निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, 10 दिन समोसा मत खाना मेरे दोस्त, लेकिन इस उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये आपको पेज नहीं सर, ये मेरे लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ परिभाषा है, और वो कई रातें जगने के बाद आपके लिए कर पाता हूं तैयार। क्योंकि मेरा सपना है मेरे दोस्त कि अब जब घर जाओ ना आप, तो इस बार अब की अपना नाम लेकर के मत जाना, इस बार अपने नाम के आगे टॉपर लगा करके जाना। ये मेरी सपना है मेरे दोस्त, और शायद आपकी भी सपना यही होगा, क्योंकि आप अपने नाम के आगे जब टॉपर लगा करके घर जाओगे ना, तो आपकी मम्मी पापा जब आपको देखेंगे ना, तो बड़ा खुश होंगे मेरे दोस्त। उनकी लगेगा ना कि मेरी पूरी मेहनत सफल हो गया, ठीक है। क्योंकि माता पिता की सपना तभी साकार होता है जब उनके बच्चे अच्छे करने लगते हैं, ठीक है। माता पिता की उम्र तभी बढ़ने लगता है जब उनके बच्चे अच्छे करने लगते हैं, ठीक है। तो आज ही संकल्प ले लो और आज ही ठान लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी वही धरती से हैं जो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो दशरथ मांझी की धरती है, जो पहाड़ तोड़ते देरी ने लगा रहे तो ये बोर्ड एग्जाम फोड़ते देरी लगेगा, ठीक है सर। तो आज सब कोई वादा करेगा खुद से, ठीक है। चलो, आप कहोगे सर कि पीडीएफ नोट्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, ठीक है। वही 7295 वाला नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो, ठीक है। या फिर यही व्हाट्सअप नंबर के, यही 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में ना क्यूआर कोड लगा होगा, आप वही क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसका पेमेंट किसी से आप करवा भी सकते हो या फिर कर भी सकते हो। पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट कर लेना, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दिया जाएगा, और 1 मिनट के अंदर में आपके पास पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना और सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। मेरी सपना है आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना, ठीक है सर। हाँ, बाकी सर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बोल दिया, माफ करना बुरा लगा तो। आओ सर, ठीक है। चलो एक बार सब कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा रिजल्ट का मतलब। हाँ, आइएगा सर, हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, आइएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 74 की तरफ, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। ये सवाल कहता है ना कि कहता है क्या कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें सवाल क्या बोला है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में संबंध अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको यह समझना पड़ेगा सर कि प्रति व्यक्ति आय क्या है और राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, हमें एगो डैश देना और डैश देकर के लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्न अंतर है। आपको डैश देके लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या है, निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है, ठीक है। फिर आपको बीच में एक लाइनिंग देना है और एक साइड आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय और दूसरे साइड आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय आय लिखना है, ठीक है। अब आइएगा प्रति व्यक्ति आय का पहला अंतर, ठीक है। कहता है प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है। ए हो सुना ना रे भाई, हमने क्या बोला कि प्रति व्यक्ति आय का जो संबंध है ना वो औसत आय से है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। हमने क्या कहा कि प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति आय का जो संबंध है वो किससे है, तो औसत आय से है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय का संबंध देश के कुल आय से होता है। हमने क्या बोला है सर, हमने कहा ना कि प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है, प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है, लेकिन राष्ट्रीय आय का संबंध कुल आय से होता है, देश के कुल आय से होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का संबंध देश के कुल आय से होता है, प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से होता है, ठीक है। अब आइएगा सर अंतर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अंतर नंबर 2 क्या कहता है, कहता है ना कि प्रति व्यक्ति आय से देश के औसत आय का पता लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय से देश के औसत आय का पता लगाया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति का कितना औसत आय है, ठीक है। फिर कहता है मेरे दोस्त क्या कि राष्ट्रीय आय से देश के कुल आय का पता लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय से देश के कुल आय का पता लगाया जा सकता है। फिर हमने क्या कहा, अंतर नंबर 3 में आना, ठीक है। अंतर नंबर 3 क्या कहता है, जरा गौर करना शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ। कहता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में, कहता है किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। हमने क्या कहा जी, हमने कहा ना कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, कहता है किसी देश की कुल देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, देखो अगर हम राष्ट्रीय आय में अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, ठीक है। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है सर। हमने क्या लिखा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी। अगला क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा की वास्तविक मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाती है। हमने क्या कहा, वास्तविक मात्रा जो होता है ना मेरे दोस्त, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। वास्तविक मात्रा नहीं, हाँ वास्तविक मात्रा ही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। एक बार फिर से आना हम लोग और इसको पूरा का पूरा इसका टेंशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग मियाज को फ्रेश कर लीजिएगा। फ्रेश हो गए हो ना। अब जरा मेरे साथ एक बार बोलना सर, इसके बाद आपके खोपड़िया तक हम इन चीजों को पहुंचा देंगे, आपके खून में दौड़ा देंगे सर, ठीक है। एक बार जरा मेरे साथ बोलना, ठीक है। हमने पहले क्या लिखा है, हमने लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। जी सर, हमने यही बताया है ना सर। हाँ, अब आइएगा इसके नीचे क्या लिखना है मेरे गुरु, तो इसके नीचे लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या है, निम्न अंतर है। ओके मोहतरमा। अब आइएगा, अब आपको क्या करना है ना कि एक बीच में एक लाइनिंग देना है और लाइनिंग के ये साइड लिखना है प्रति व्यक्ति और उधर क्या लिखना है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है ना कि प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहला अंतर में ये लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है। एकदम सिंपल भाषा में, प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय का संबंध देश के कुल आय से है। प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है, राष्ट्रीय आय का संबंध देश के कुल आय से है, ठीक है। अब इसके नीचे आइएगा 2 नंबर अंतर में, ठीक है। 2 नंबर अंतर का कहत है, कहता है कि प्रति व्यक्ति आय से देश के औसत आय का पता लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय से देश का औसत आय का पता लगाया जा सकता है। हमने क्या कहा, प्रति व्यक्ति आय से देश का औसत आय का पता लगाया जा सकता है। कहता है राष्ट्रीय आय से देश की कुल आय का पता लगाया जा सकता है। कहता है कि राष्ट्रीय आय से देश की कुल आय का पता लगाया जा सकता है। फिर हमने क्या बोला है 3 नंबर में सर, कहता है किसी देश की, हमें क्या कहा है, हमने कहा है ना सर, मेरी बातों को जरा समझना दिल से। हमने क्या कहा कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में, कहता है किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं
तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहता है राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा की वास्तविक मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। ठीक है, अब आते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर सवाल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है बट सवाल पूछत है, सच्ची बता रहे हैं, गलत ना बोलता है संदीप कुमार। आप अपने बुक में क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखना, और शायद ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। ये वाला सवाल अगर हम पढ़ा दिए होंगे ना ये क्वेश्चन, तो हम फिर जो क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट हम कर दिए तो उसको छाट लेंगे हम। ठीक है, हाँ टेंशन मत लेना। ठीक है, कि मास्टरबा 140 में तो 10 क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 15 क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो उसके जगह हम दूसरा क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार देना क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है क्या कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण को लिखे। हमें बोला है ना कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार आज पिछड़ापन में है तो इसका क्या कारण है, हमें यही बताना है। हमें बताना है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या बताना है, कारण लिखना। यानी अगर आज बिहार पिछड़ेपन में है तो क्या कारण से बिहार पिछड़ापन में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बिहार के पिछड़ेपन का निम्न कारण है। पहला कारण क्या है, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो पहली कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है 5 गो 7 गो। सर जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, भेदभाव खत्म होनी चाहिए लोगों में, तभी गरीबताई खत्म होगा, तभी पिछड़ापन खत्म होगा। हालांकि मैं इसका परिभाषा देने वाला कौन हूं, मैं तो नेता हूं नहीं। ठीक है, कहता है बिहार के पिछड़ेपन का निम्न कारण। ठीक है, पहला कारण क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या अगर बिहार में तेजी से बढ़ रहा है तो कल कारखाने भी तो तेजी से बढ़नी चाहिए, लेकिन एको को तुमको उद्योग नहीं बिहार में दिखेगा, और जनसंख्या तुमको काफी से बढ़ रहा है। सर तो बिहार पिछड़ापन जाएगा ही। ठीक है, आइएगा। फिर कहता है आधारिक संरचना का अभाव। ठीक है, फिर कहता है कृषि पर निर्भरता। बिहार के अधिकांशता लोग कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और जबकि बिहार की सिंचाई सही मात्रा से किया भी नहीं जाता है सर, क्योंकि बिहार की सिंचाई जो होता है वो तकनीक के माध्यम से नहीं किया जाता है। बिहार में जो सिंचाई किया जाता है, खेती किया जाता है, वो पुराने सभ्यता के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, हाँ बिहार के पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण ये भी है, ये बात तो आपको पता होगा कि बिहार के अधिकांशता लोग कृषि पे निर्भर रहते हैं, लेकिन बिहार में जो खेती की जाती है वो तकनीक तरीका से नहीं किया जाता है। बिहार में जो खेती की जाती है वो पुराने सभ्यता के माध्यम से किया जाता है। अगर तकनीक और तरीका से भी किया जाता तो बिहार की कृषि और आगे स्तर पर, ऊंचा स्तर पर होता। ठीक है, हालांकि इसका परिभाषा में देने वाला कौन हूं। ठीक है, कहता है सर कृषि पर निर्भरता, बिहार के अधिकांशता लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। फिर कहता है बाढ़ तथा सूखा से क्षति, सुखाड़ से क्षति। ठीक है, हमने क्या कहा, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। बिहार ही एक मतलब ऐसा राज्य है ना कि कहीं सुखाड़ है तो कहीं बाढ़ है, कहीं धान मर रही है पानी के बिना तो कहीं धान गल रही है पानी के साथ। ठीक है सर, तो ये बिहार है। ठीक है, हाँ तो हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, मतलब बाढ़ और सुखाड़ से जो क्षति होता है उसके कारण भी बिहार पिछड़ापन में है। फिर कहता है औद्योगिक पिछड़ापन, वो तो है ही है। फिर कहता है खराब विधि व्यवस्था, वो तो है ही है। जाओ ना थाना, कहेगा ए पॉकेट से इन्हें घुसा नू पहले ही पॉकेट से इन्हें दो तब केस होगा, न तो पता चलेगा कि ओरिजिनल डायरियों में नाम नहीं चढ़ाएगा, डुप्लीकेट डायरी में नाम चढ़ा देगा। ठीक है, सच्चे बताते हैं बिहार है। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण। ठीक है, मैं कहूंगा सर ये रटने की चीजें नहीं, आप तो खुद बता दोगे। पहला क्या कारण है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा क्या है, आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा क्या है, कृषि पर निर्भरता। अगला क्या है, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। अगला क्या है, औद्योगिकरण पिछड़ापन। अगला क्या है, खराब विधि व्यवस्था। ठीक है, चलिए आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर सवाल क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शांति के साथ इस सवाल को हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ना कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान की चर्चा कीजिए। अच्छा आइएगा, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान की चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके बुक का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है सर, कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान की चर्चा कीजिए। हमारा देश एक
कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कहता है क्या कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का 2/3 भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है, ठीक है। हाँ, मतलब अपनी जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। कहता है यहाँ की कृषि नॉन शून्य है, मतलब यहाँ की कृषि क्या है, नॉन शून्य है। यहाँ सिंचाई का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है, मतलब यहाँ की जो कृषि है वो क्या है, नॉन शून्य है, और यहाँ सिंचाई का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। अतः यहाँ की मात्रा की कृषि पर, यहाँ की मात्रा का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब यहाँ की मात्रा का कृषि पर क्या पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर कहता है क्या, यहाँ की शुद्ध राष्ट्रीय आय में 24% आय कृषि से प्राप्त होती है, मतलब यहाँ की जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है ना, उसका 24% कृषि से ही प्राप्त होता है। हमने क्या कहा, यहाँ की जो शुद्ध राष्ट्रीय आय जो प्राप्त होती है, जिसका 24% जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कृषि से ही प्राप्त होता है। हमने क्या कहा सर, हमने सबसे पहले क्या कहा कि शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद में कृषि का योगदान की चर्चा करिए। शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद में कृषि का योगदान की चर्चा कीजिए, ठीक है। पहला कहता है क्या कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ये बात तो आपको पता होगा। फिर कहता है क्या कि यहाँ की जनसंख्या का 2/3 भाग अपनी जीविका के लिए कृषि पर आधारित है, ठीक है। फिर कहता है क्या, यहाँ की कृषि नॉन शून्य है, यहाँ सिंचाई का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। फिर कहता है अतः यहाँ की मात्रा का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर कहता है यहाँ की शुद्ध राष्ट्रीय आय में 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। यहाँ तक का मैटर खत्म। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने क्या कहा, व्यवसायिक बैंक के कार्य कौन कौन सा है, हमें बोला है कि व्यवसायिक बैंक का कार्य कौन कौन सा है, ठीक है। हाँ, व्यवसायिक बैंक का जो कार्य है वो कौन कौन सा है, हमको ये बताना है। सबसे पहले आपको ये समझना क्या है, ये भी कभी कभी पूछ देगा कि व्यवसायिक, अच्छा रुक जाओ, पहले ये समझो। हमें बोला है कि व्यवसायिक बैंक के कार्य कौन कौन सा है, यानी कहने का सेंस है कि व्यवसायिक बैंक का कार्यों को बताएं कि व्यवसायिक बैंक में कौन कौन से कार्य हैं। अगर पूछेगा कि कार्यों का वर्णन करें, ठीक है, हमें बोला है कि व्यवसायिक बैंक के कौन कौन सा कार्य है, हमसे सिर्फ और सिर्फ कार्य का नाम पूछा है। अगर पूछता कि कार्यों का वर्णन करे तो ये सवाल आपको किस में आ जाता, तो ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछा था, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा व्यवसायिक बैंक के कार्य कौन कौन सा है, सिर्फ कार्य का नाम बताना है, इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय में पूछेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, आपकी सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है, आइएगा। हमने क्या कहा जी, हमने क्या कहा जी कि व्यवसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। कहता है क्या कि व्यवसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है, बहुत सारा कार्य है। पहला कार्य जमा राशि को स्वीकार करना, पहला कार्य क्या है, जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना, बहुत अच्छा। अगला कार्य क्या है, समान उपयोगिता संबंधित कार्य, ठीक है। अगला क्या है सर, अगला है एजेंसी संबंधित कार्य। हमने क्या कहा, हमने कहा कि व्यवसायिक बैंक के कार्य कौन कौन सा है, व्यवसायिक बैंक का जो कार्य है वो कौन कौन सा है। तो पहला कार्य है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना, तीसरा कार्य क्या है, सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य, अगला क्या है, एजेंसी संबंधित कार्य, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 78 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 का आता है नगर निगम के प्रमुख कार्य को उल्लेख करें। हाँ, आज हम आपको ये बता देंगे ना कि आपके नगर निगम में जो जीते होते हैं वार्ड सदस्य नगर निगम का, उनको आप ये सिखा सकते हो कि आपका कौन कौन सा काम है, और वो काम आपका है तो आप क्यों नहीं करते हो। आज उनके ऊपर आप अंगली उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि नगर निगम का जो सदस्य होते हैं, नगर निगम में जो जीते होते हैं वार्ड, उनकी क्या क्या काम है, उनको कौन कौन सी काम करनी चाहिए, आज के बाद उनको आप सिखा दोगे, ठीक है। हाँ, नेता बनने से नहीं होता सर, नेता बनना, नेता को बहुत बड़ा श्रेय दिया गया, बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन आजकल के नेता तो सिर्फ आतंकवादी लोग बनता है, ठीक है। हाँ, आना कहता है क्या मेरे दोस्त, आजकल के डेट में नेता बनना है तो कलम छोड़ हथियार चलाओ, ठीक है। और
कलम चलाने वाला को कहाँ लोग नेता बना रहा है सर? हथियार चलाने वाला को लोग नेता बना रहा है। तो उनको क्या पता है कि ये सब क्या क्या उनको काम है, सिर्फ उनको गद्दी से मतलब है। ठीक है, हमने क्या कहा सर, हम कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, माफ़ करना। हमने कहा ना कि नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखें। नगर निगम का कौन कौन सा कार्य है उसको बताना है। पहला क्या कहता है कि नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला कार्य कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई कराना। अगर आपके घर के आगे कूड़ा करकट है तो नगर निगम के जुल्फी पकड़ लेना और पकड़ करके लाना कि ये काम आपका ही है, आपको करना पड़ेगा। क्या तू कह गए, वो कहेगा तुम कहाँ पढ़ लिया है? तो 10वां क्लास के बुकवा में पढ़े हैं, आज काम कीजिए वरना केस करेंगे। ठीक है सर। हाँ, फिर कहता है कि सर पीने की पानी का प्रबंध कराना, ये नगर निगम का कार्य है। फिर कहता है सर कि नगर क्षेत्रों की नालिकाएं, पेशाब खाना, शौचालय आदि निर्माण कराना एवं उसकी देखभाल करना। ये निर्माण कराना तो है, ये है नगर निगम की जो जीते होते हैं सदस्य, उनका तो ये निर्माण कराना काम है, ये है। साथ ही उनका ये काम भी है कि नालिकाएं, पेशाब खाना, साफ सफाई है कि नहीं वो भी देखना है। ठीक है। ठीक है, ज़्यादा बहुत अच्छा काम है सर। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि नगर क्षेत्र की नालिकाएं, मतलब नगर क्षेत्र के अंदर जो भी नालिकाएं हैं, साथ ही पेशाब खाना, साथ ही शौचालय आदि निर्माण कराना एवं उसकी देखभाल कराना, ये किसका काम है? तो नगर निगम का काम है। ठीक है, फिर कहता है क्या मेरे दोस्त, अगला चौथा नंबर में फिर क्या कहता है कि मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सक केंद्र की स्थापना कराना एवं छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना। हमें क्या बोला है कि मनुष्य तथा पशु के लिए। ठीक है, अब बोलेगा कि नगर निगम वोट देता है, मनुष्य की जानवर वोट देता है, होकर कौन देखभाल करेगा? तो जानवर को कौन रखता है सर? पशु को कौन रखता है? इंसान ने रखता है। ठीक है, हमने क्या कहा, नगर निगम का चौथा कार्य क्या बोलता है कि मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सक मतलब हॉस्पिटल केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना। ठीक है, 5वां नंबर में क्या कहता है कि प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय एवं पुस्तकालयों का स्थापना तथा व्यवस्था कराना। ठीक है, हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। 78 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं और एक बार सबको ही मेरे साथ बोलते चलना मेरे दोस्त, और अपने अपने शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और क्लास कैसा लग रहा है सर ये बात जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट जब पढ़ता हूँ ना सर तो दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाता है। ठीक है, हाँ, बट सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और मिशन 95% लेकर के चलना है मेरे दोस्त अपने हाथों में। ठीक है, हमने क्या कहा कि नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखे। नगर निगम का कौन कौन सा कार्य है हमको ये बताना है। कहता है नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या है, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई कराना। दूसरा कार्य क्या है, पीने की पानी का प्रबंध कराना। अगला कार्य क्या है, नगर क्षेत्र की नालिकाएं, पेशाब खाना, शौचालय आदि निर्माण कराना। ठीक है, और उसकी देखभाल करना। अगला कार्य क्या है, मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सक केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर कहता है कि प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय की स्थापना तथा व्यवस्था करना। ठीक है, अब आते हैं सर कितना अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? कौन कौन है हमें ये बताना है कि प्रदूषण फैलाने वाला 5 गो प्रमुख उद्योग का नाम बता दो। प्रदूषण फैलाने वाला 5 गो प्रमुख उद्योग का नाम बता दो। ठीक है, तो प्रदूषण फैलाने वाले पहला उद्योग जो है वो हमारा क्या है, चर्म उद्योग। ठीक है, दूसरा क्या है, तेल शोधक उद्योग। अगला क्या है, डीजल कोयला आधारित उद्योग, मतलब डीजल और कोयला पर जो भी आधारित उद्योग चल रहे हैं ना वो भी प्रदूषण फैला रहा है। ठीक है, फिर कहता है धातु उद्योग, फिर कहता है पेपर उद्योग। हमने क्या कहा सर, हमें बोला कि प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख उद्योग कौन कौन है। प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख उद्योग कौन कौन है? तो प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख उद्योग कौन कौन है? तो पहला उद्योग है चर्म उद्योग, दूसरा उद्योग है तेल शोधक उद्योग, अगला उद्योग है डीजल कोयला आधारित उद्योग, अगला क्या है धातु उद्योग, अगला क्या है पेपर उद्योग। यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला सवाल क्या कहता है, एक बार सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हाँ, ठीक है, ताकि मजा आ जाए सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मंदी का असर भारत में क्या
पड़ा। अच्छा, मंदी मतलब क्या? मार्केट नहीं कहता है मार्केट मंदी है रे, मतलब इतना अच्छा से मार्केट नहीं चलना। तो मंदी का असर भारत में क्या पड़ा, हमको ये बताना है। हमें क्या बताना है कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। अब आपको बताना पड़ेगा सर, वो भी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ बताना पड़ेगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। कहता है भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर कम पड़ा। कहता है क्या कि भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर कम पड़ा, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में है। यहाँ के इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं, मतलब यहाँ के इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग में क्या लगे हुए हैं। कहता है खासकर भारत के बंगलोर जैसी शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है, ठीक है। हाँ, बंगलौर सब बहुत विकसित है सर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और आज तक की क्लास इतना ही रहेगा सर। हम मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास के लिए आपका हम वेलकम करने के लिए हमेशा तैनात रहेंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे हम आपकी सफलता को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा हम अपना भी योगदान देने के लिए मेरे दोस्त हम आपके लिए तैनात हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सबकी कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बट अपना प्यार, अपना फीडबैक, अपना इस क्लास की जो एक्सपीरियंस आपको रहा है वो भी जरूर कमेंट करना कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ताकि मैं खुद में परिवर्तन करूं। क्योंकि मेरे दोस्त इंसान जो है ना वो हमेशा सीखता है। इंसान कचरे चुनने वाले से भी सीखता है, बट आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि उससे सिर्फ हमको अच्छी बातों को सीखना है। इस दुनिया में हर इंसान के पास अच्छाई और बुराई है, तो हम उससे बुराई नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई चीज़ों को लेंगे। बट हमारा कोशिश यही रहेगा कि आपके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाऊँ और आपकी सफलता को और बेहतरीन बनाऊं और आपकी आंखों में खुशियों का आंसू दूं, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। सेशन को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना सर। थैंक यू, लव यू।